आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को समझने के लिए हम एक एनिमेशन देख लेते हैं पहले। ये एनिमेशन मैंने lotifiles.com की वेबसाइट से ली है, जिसमें आपके पास एक ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग की खास बात ये होती है कि खिंच भी सकता है और दब भी सकता है, यानी कि इसमें एक लचक होती है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर एक फोर्स लगाता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फोर्स लग रही है और खिंच रहा है ये। तो इस खिंचने की वजह से असल में इसकी लेंथ बढ़ रही है, लेकिन एक खास हद तक फोर्स लगाने के बाद मैंने छोड़ा तो आप ये देख रहे हैं कि इसने अपनी असल हालत को क्या कर लिया है, वापस हासिल कर लिया है ना। तो अगर मैं इसको दोबारा आपके सामने देखें, प्ले हो रही है जिसमें खिंचा जा रहा है, जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये क्या कर रहा है कि अपनी असल हालत को क्या कर रहा है, वापस रिस्टोर कर रहा है, यानी कि रीगेन कर रहा है। तो ये जो स्प्रिंग है फिर क्या है, इलास्टिक है। तो फिर ये जो स्प्रिंग की सलाहियत है कि वो असल में अपनी असल हालत को वापस गेन कर पा रहा है, इसी को असल में हम कहते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन कब, जब आप जिस फोर्स के साथ खींच रहे हैं उस फोर्स को हम डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। जैसे ही आपने वो डीफॉर्मिंग फोर्स खत्म की तो ये इसने अपनी असल हालत को रिस्टोर कर ली, यानी कि वापस हासिल कर लिया। तो ये इलास्टिसिटी है उसकी। तो फिर मैं लिख सकता हूं एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रीगेन द रियल शेप वंस डीफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। यानी कि जैसे स्प्रिंग के पास ये जो सलाहियत थी कि वो अपनी असल हालत को या असल शेप को वापस हासिल कर सके, जब आपने उससे डीफॉर्मिंग फोर्स हासिल कर ली तो ये जो सलाहियत है असल में उसकी, ये इलास्टिसिटी कहलाती है। इसी तरह इलास्टिसिटी की एक और मिसाल आपके पास ये रबर बैंड्स हैं, जिनको जैसे ही आप, अभी ये ना वैसे मौजूद होंगे आपके पास, लेकिन जैसे ही आप खींचेंगे और छोड़ेंगे तो ये क्या करेंगे कि असल में आपके पास अपनी असल हालत को क्या कर लेंगे, वापस हासिल कर लेंगे। तो ये जो सलाहियत है वापस हासिल कर लेने की, जब आपने फोर्स जिससे आप खींच रहे थे उसको खत्म कर दिया, तो वो आपकी जो सलाहियत है इन रबर्स की, वो असल में इलास्टिसिटी कहलाती है। तो फिर मैं कह सकता हूं कि असल में फोर्स लगने की वजह से, यानी कि फोर्स कैन कॉज चेंज इन साइज और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे रबर के केस में आपके पास, ये स्प्रिंग के केस में लंबाई बढ़ गई थी, तो वो किस वजह से बढ़ी थी, क्योंकि आपने एक डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई थी। तो इसी तरह इस डीफॉर्मिंग फोर्स की वजह से एक ऑब्जेक्ट की शेप भी बदल सकती है। जैसे कि आपके पास एक, यहां पर मैं आपके सामने लाता हूं, जैसे ये एक गुब्बारा है, ठीक है, ये मौजूद है अपनी असल हालत में। आपने दोनों तरफ से अपने हाथों से फोर्स लगाई इसके ऊपर और इसका जो शेप है उसको क्या कर दिया है, बदल दिया है। तो अब फिर डीफॉर्मिंग फोर्स को भी मैं कह सकता हूं ये कि द अप्लाइड फोर्स दैट कॉजेज द चेंज दैट चेंजेस द लेंथ और शेप ऑफ मटेरियल। जैसे यहाँ पर ये इस सिनेरियो के अंदर शेप बदली मटेरियल की, जैसे बैलून की, जबकि इस सिनेरियो में आपके पास जो है वो लेंथ बदली रबड़ की। तो जिस फोर्स की वजह से बदली वो असल में कहलाती है डीफॉर्मिंग फोर्स। अब शेप या लेंथ तो डीफॉर्मिंग फोर्स की वजह से बदली ना, तो ये जो रबड़ है ये अपनी असल हालत को वापस भी तो हासिल करता है। तो उस फोर्स जिसकी वजह से ये असल हालत को वापस हासिल करता है, उस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, यानी कि फोर्स ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट रिस्टोर्स इट्स ओरिजिनल शेप और लेंथ भी हो सकती है वो। यानी कि ऐसी फोर्स जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप या लेंथ को वापस हासिल कर रहा है, उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कह रहे हैं। जैसे कि स्प्रिंग के केस में जो स्प्रिंग है वो खुद रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, और वो अगर आपने डीफॉर्मिंग फोर्स दाएं जाने भी लगा रहे हैं, जैसे कि इधर तीर बढ़ रहा है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगी, जैसे कि आप इस तीर के निशान से देख रहे हैं। तो अब इलास्टिसिटी को हम डिटेल में समझने के लिए एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं और उससे बाकी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें आपके पास एक ये स्प्रिंग है और एक ये स्प्रिंग है। तो शुरू में मान लीजिए कि आपके पास ये एक स्प्रिंग है जो कि अनस्ट्रेच्ड है, यानी कि इसकी जो असल हालत है ये उसी असल हालत में मौजूद है, आप कोई इस पे फोर्स नहीं लगा रहे। तो इस अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग की जो लेंथ है वो मैं मान रहा हूं कि अभी वो L है। और लेंथ क्या है, वो इस पॉइंट से, यानी कि स्प्रिंग जहां से शुरू हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है उसके बीच का जो फासला है वो स्प्रिंग की लेंथ है। अब आप क्या करते हैं कि आप इस स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, यानी कि इस तरफ एक फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से इसमें डिफॉर्मेशन पैदा होती है और इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। तो अब जो लेंथ है वो बढ़ के इतनी हो गई है, जिसको मैं नाम दे देता हूं कि जो बढ़ के लेंथ और जो पहले मिला के थी, जो पहले मौजूद थी असल हालत की, वो मिला के टोटल कितनी हुई है, L नॉट। और लेंथ जब बड़ी है तो अब जो स्प्रिंग है वो क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। इस वजह से इसको मैं कह सकता हूं स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। अब जब स्प्रिंग फोर्स की वजह से स्ट्रेच हुआ तो इसकी लेंथ में इंक्रीज आया, यानी कि चेंज इन लेंथ हुई। तो फिर मैं कह सकता हूं जो चेंज इन लेंथ है वो असल में बराबर है आपके पास नई लेंथ के, जो कि कितनी है, L नॉट माइनस, इसको नॉट पढ़ते हैं, ठीक है, माइनस ओरिजिनल लेंथ, और वो कितनी है, L।
तो अब स्प्रिंग की लेंथ में कितना इंक्रीज आया है, ये चेंज आया है ओरिजिनल लेंथ के लिहाज से, उससे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। और स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि एक मटेरियल के अंदर कितनी डिफॉर्मेशन पैदा हुई, यानी कि इस सिनेरियो में कितनी लेंथ में इंक्रीज आया जब आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई जिससे उसकी लेंथ में बढ़ाव या घटाव आ सकता है। तो अभी हमने एक सिनेरियो ऐसा लिया जिसके अंदर लेंथ क्या हुई है, वो इंक्रीज हुई है। तो फिर स्ट्रेन होता है असल में आपके पास जो लेंथ में चेंज आया है, तो उसको मैं यहां पे लिख देता हूं, उसको आपने डिवाइड कर देना है किसके साथ? ओरिजिनल लेंथ के साथ जो एक स्प्रिंग की थी जब वो अनस्ट्रेच्ड था। तो अब जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी है? एल नॉट है, तो मैं यहाँ पे एल नॉट लिख देता हूं। जबकि चेंज इन लेंथ कितनी है? वो जो सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, यहाँ पे एल नॉट नहीं, ओरिजिनल लेंथ तो एल थी ना। तो अब जो चेंज इन लेंथ है वो कितनी है? वो एल नॉट माइनस एल है। तो मैं यहाँ पर एल नॉट माइनस एल लिख दूंगा, तो ये हमारा स्ट्रेन आ जाएगा। अभी जो स्ट्रेन पैदा होगा, यानी कि जो लेंथ में इंक्रीज आया होगा ओरिजिनल लेंथ के मुकाबले में, ये असल में डिपेंड करेगा स्ट्रेस के ऊपर। तो जो स्ट्रेस है वो असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास स्ट्रेन के। यानी कि जितना स्ट्रेन ज्यादा होगा असल में स्ट्रेस भी उतना ही ज्यादा होगा, और जितना स्ट्रेन कम होगा इसका मतलब ये होगा कि स्ट्रेस भी उतना ही कम होगा, जिसको मैं डाउन एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जबकि मैं बार बार स्ट्रेस का जिक्र कर रहा हूं, तो स्ट्रेस क्या है असल में? द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मेशन फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेस। यानी कि आप इस स्प्रिंग पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं एफ, जिसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन फोर्स। तो इस डिफॉर्मेशन फोर्स की वजह से इस स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी इस एरिया के ऊपर। पर यूनिट एरिया का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर ये जो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी, जिसकी वजह से अपनी असल हालत को रिस्टोर करता है, उसी को असल में हम क्या कह रहे हैं यहां पर? स्ट्रेस। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हैं जो कि डिफॉर्मेशन फोर्स है, तो स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी पर यूनिट एरिया स्प्रिंग की खासियत की वजह से, उसको हम स्ट्रेस कह रहे हैं। तो वो जितना स्ट्रेन असल में ज्यादा होगा ना, तो उतना ही स्ट्रेस फिर जो डेवलप होगा वो भी फिर ज्यादा होगा, और जितना स्ट्रेन कम होगा उतना स्ट्रेस भी फिर कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर लेंथ में बढ़ाव ज्यादा आया होगा तो ये ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा ताकि ये अपनी असल हालत को क्या कर सके? रिस्टोर कर सके ना। और वो कौन लगा रहा होगा? अब स्प्रिंग लगा रहा होगा। तो इसी वजह से हम इसको इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कह रहे हैं। तो वो जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है वो एरिया पर, वो असल में क्या फिर डेवलप कर रही है? स्ट्रेस। तो अब जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं तो आपके पास आ जाता है एक इक्वल टू का साइन, तो स्ट्रेस आ जाएगा, कांस्टेंट एक आ जाएगा, जो कि यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि इसको सिर्फ अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वर्ड्स के अंदर ही, कांस्टेंट है, ठीक है, और साथ मल्टीप्लाई होगी, तो स्ट्रेस इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट, और मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? स्ट्रेन के साथ। ये कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनैलिटी है यहाँ पर, ये असल में कहलाता है इलास्टिसिटी। और जब आपके पास स्ट्रेस प्रोपोर्शनल हो स्ट्रेन के, तो इस लॉ को असल में हम कहते हैं हुक्स लॉ। यानी कि आप हुक्स लॉ को स्ट्रेस और स्ट्रेन की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब यहां पर ये जो स्ट्रेन है आपके पास, ये तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना दाएं जानिब, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। तो जो स्ट्रेन वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जो कि राइट पे बचा होगा। अब चूंकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो मैं राइट हैंड साइड को पहले लिख सकता हूं। तो जो कांस्टेंट है आपके पास वो बराबर आ जाएगा आपके पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। तो मैं यहां पे लिख दूंगा स्ट्रेस, जबकि नीचे लिख दूंगा स्ट्रेन। यानी कि ये जो आपके पास कांस्टेंट है जो कि असल में इलास्टिसिटी होगी किसी भी मटेरियल की, वो फिर आपके पास बराबर होगी किसकी? रेशो के, स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशो के बराबर जो है ना वो आपके पास इलास्टिसिटी होती है। और इलास्टिसिटी हमने क्या पढ़ी थी कि एक ऑब्जेक्ट की वो सलाहियत कि जैसे ही आप उस पर से डिफॉर्मिंग फोर्स को खत्म करें तो अपनी असल हालत को क्या कर ले? रीगेन कर ले। उसको हमने क्या कहा था कि ये इलास्टिसिटी कहलाती है। अब आपसे कोई पूछे ये कि अगर आपके पास एक स्टील हो, जो कि यहाँ पे भी सरिया है ना जो आप घरों में घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और फिर आपसे कोई कहे जी रबड़ है, तो रबड़ और स्टील में से किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है? तो आपने ना फौरन जवाब ये देना जी कि रबड़ की ज्यादा है, जबकि ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि स्टील की थोड़ी सी लेंथ को बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी कि फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा।
जबकि रबड़ के सिनेरियो में आपके पास थोड़ी सी फोर्स से आप बहुत ज्यादा इस रबड़ को क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। तो फिर हम इलास्टिसिटी को जो देखें तो वो तो स्ट्रेस टू स्ट्रेन की रेशियो है। तो अब स्टील के केस में आपके पास स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा ओवर स्ट्रेन की बनिस्बतन, तो ये रेशियो बहुत बड़ी आएगी, जिसकी वजह से आपके पास इलास्टिसिटी फिर इसकी ज्यादा होगी। तो जबकि रबड़ के सिनेरियो में आप देखेंगे तो रबड़ में आप थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई कर रहे होंगे और उसकी वजह से स्ट्रेन क्या हो जाएगा, वो ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आपके पास ये जो रेशियो है ना वो फिर ये बहुत छोटी आएगी, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी फिर इसकी क्या होगी, वो कम होगी। अभी जो हुक्स लॉ है आपके पास, ये होल्ड करता है विद इन इलास्टिक लिमिट। हुक्स लॉ जो कि ये कहता है कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, वो होल्ड कर रहा है इलास्टिक लिमिट के अंदर। तो इलास्टिक लिमिट क्या होती है कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो कि एक मटेरियल के अंदर जैसे स्टील या इस स्प्रिंग के अंदर डेवलप हो, कि उसकी जो मुस्तकिल शक्ल है वो ना बदल जाए। आर्जी तौर पर आपके पास ना जैसे यहाँ पर ये है तो उसकी आपने फोर्स लगाई तो स्ट्रेस बढ़ा तो आपके पास स्ट्रेन पैदा हुआ, लेंथ बढ़ी। लेकिन आपने अगर स्ट्रेस बढ़ाया और उससे वो ना डिफॉर्म हो जाए, परमानेंट डिफॉर्म हो जाए, यानी कि प्लास्टिक ना बन जाए, या इसको आसान लफ्जों में यूं कर लीजिए कि आपके पास जैसे ही आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो आपके पास इसकी जो लेंथ है ना वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो आप स्ट्रेस इतना डेवलप हो कि ये परमानेंटली जो है ना अपनी शक्ल ना तब्दील कर ले। तो वो जिस लिमिट तक आपके पास वो जो उसकी लिमिट है ना कि जहां तक आप उसको अगर छोड़ें तो वापस वो अपनी असल हालत को रीगेन कर ले, उसको हम इलास्टिक लिमिट कह रहे हैं। अगर उससे जरा ज्यादा स्ट्रेस होगा तो मटीरियल अपनी जो असल हालत होगी ना उसको वो रीगेन यानी कि वापस हासिल नहीं कर पाएगा। इस चीज को अब मैं आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ से पूरा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। तो अब यहां पर मैं आपके सामने एक स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ ले आया हूं, जिसमें वर्टिकल एक्सिस पर स्ट्रेस है जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्ट्रेन है। तो अब इस ग्राफ में आपके पास ये जो लाल लाइन है, इस पॉइंट तक आपको ये नजर आ रहा है कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, यानी कि जितना आपके पास स्ट्रेन बढ़ रहा है असल में उतना ही फिर स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। लेकिन यहां से आपके पास डेविएशन शुरू होती है ग्राफ। अगर तो हुक्स लॉ ओबे होता तो फिर आपके पास ये ग्राफ क्या होता कि ये आपके पास स्ट्रेट लाइन ही जाता। लेकिन आप इस यहां पर ये देख रहे हैं कि इस पॉइंट से लेकर, जो कि अब असल में किसी मटेरियल का ग्राफ बना हुआ है जिसमें इस पॉइंट से लेकर यहां तक आपके पास हुक्स लॉ तो ओबे नहीं हो रहा होगा, लेकिन एक ऑब्जेक्ट के ऊपर से जब आप उसकी रिस्टोरिंग फोर्स खत्म करते हैं, जो आप फोर्स अप्लाई करें उसको खत्म करते हैं, तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी असल हालत को तो रिस्टोर कर लेगा, लेकिन इस रीजन से लेकर इस रीजन तक, यानी कि ये जो आपके पास हिस्सा है ये वाला, इसमें हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपका स्ट्रेस ज्यादा होगा तो आपका जो मटेरियल है वो अपनी असल हालत को रीगेन नहीं कर ले पाएगा। तो ये जो पॉइंट है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट, यानी कि ये वो पॉइंट है जिस पे एक मटेरियल मैक्सिमम स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, कि जैसे ही आप, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स जो उस पर लग सकती है, ताकि जैसे ही आप उसको उससे खत्म कर छोड़ें, वो डिफॉर्मिंग फोर्स खत्म करें तो अपनी असल हालत को रीगेन कर ले। लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो फिर आपके पास वो मटेरियल फिर इलास्टिक नहीं रहेगा। तो किसी भी मटेरियल के लिए आपके पास यहां से जो मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इससे जो पीछे पीछे रीजन है ये वाला सारे का सारा, ये असल में कहलाता होता है इलास्टिक रीजन। तो फिर यहां पर मैं लिख भी देता हूं ये इलास्टिक रीजन है। लेकिन उससे जो आगे है आपके पास सारा, इसको हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन। इस रीजन के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। यानी कि अगर एक स्प्रिंग की, जैसे कि मैं मिसाल, आपने इस स्प्रिंग पे फोर्स लगाई और फोर्स इतनी ज्यादा लगा दी कि अब ये अपनी असल हालत को रीगेन नहीं कर पाएगा, तो यानी कि परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। तो अब ये जो इसकी असल नई हालत है ये उसी को मेंटेन करेगा, तो फिर ये प्लास्टिक बन जाएगा। तो ग्राफ के अंदर आपके पास ये जो रीजन है ये असल में प्लास्टिक रीजन कहलाता है, जबकि इस इलास्टिक लिमिट से पीछे पीछे या इलास्टिक लिमिट के पॉइंट तक जो रीजन है ये असल में इलास्टिक कहलाता है। तो एक चीज जो मैं करेक्ट करना चाहूंगा वो ये जो मैंने कहा था ना, हुक्स लॉ होल्ड्स विद इन इलास्टिक लिमिट, उसको ज्यादा बेहतर मैं यूं कह सकता हूं आपके लिए कि वो आपके पास इस रीजन, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपके पास हुक्स लॉ तो होल्ड कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हुक्स लॉ होल्ड नहीं कर रहा। लेकिन इलास्टिक रीजन के अंदर आपके पास एक ऑब्जेक्ट अपनी असल हालत को वापस जरूर हासिल कर पा रहा है जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स खत्म कर दी। लेकिन यहां से लेकर आपके पास यहां तक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, लेकिन इस रीजन से लेकर इस रीजन तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो नहीं होगा, लेकिन एक ऑब्जेक्ट अपनी असल हालत को रिस्टोर वापस जरूर हासिल कर पाएगा। तो आज हमने इलास्टिसिटी के बारे में स्टडी किया।